गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम वैदिक टाइम पीरियड को पढ़ रहे थे और वैदिक में ही आज हम पढ़ते हैं राजनीतिक संगठन कि ऋग्वेद के समय किस तरह से राजनीतिक संगठन था। तो वैदिक काल में आर्यों की मूल इकाई कुटुंब थी, मतलब सबसे छोटी इकाई हम कह सकते हैं, जैसे हम बोलते भी हैं और है भी वास्तविक में भी कि समाज की सबसे छोटी इकाई होता है परिवार। तो इसी तरह से ऋग्वेद में भी सबसे जो छोटी इकाई थी समाज की वो था कुटुंब, परिवार या घर या गृह, और उसका जो अधिपति होता था वो कहलाता था गृहपति। कुटुंब से बड़ी इकाई ग्राम कहलाती थी और एक ग्राम जो था उसमें कई कुटुंब बसे होते हैं। जैसे अपन लोग गांव में रहते हैं तो गांव में बहुत सारे परिवार होते हैं, तो यही व्यवस्था उस समय थी। ग्राम के अधिकारी जो है ग्रामणी कहलाते थे और ग्रामों का समूह विश कहलाता था। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है कि ग्राम के अधिकारी क्या कहलाते थे, वो ग्रामणी कहलाते थे। ठीक है। और कई ग्रामों से मिलकर, कई गांवों से मिलकर क्या बनता था, विश बनता था। विश के अधिकारी कहलाते थे विशपति। कई विश मिलकर बनाते थे जन, और जन का अधिकारी क्या कहलाता था, गोप। ये इंपॉर्टेंट है। प्राय राजा ही जन का प्रधान होता था। कई जनों से मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण होता था और राष्ट्र का अधिकारी सम्राट कहलाता था। अब मैंने एक डायग्राम बनाया है आप लोगों के लिए ताकि आसानी से ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। देखिए, स्टार्टिंग जो है घर से होती है, यहाँ गृहपति होता है, घर से गांव बना, गांव का ग्रामणी होगा, फिर गांव से मिलकर क्या बना, विश बना, इसका हेड होता था विशपति। फिर कई विश मिलके क्या बना, जन, इसका हेड होता था गोप, और फिर कई जनों से मिलकर क्या बनता है, राष्ट्र, जिसका हेड कौन होता है, सम्राट। अब आगे देखते हैं कि वैदिक टाइम पीरियड में, वैदिक जो समय था उस समय में दिशा के अनुसार जो है राजा बताया गया है और यज्ञ बताया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, नेट एग्ज़ाम में, एस्टेट में, रीट में, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी में कई जगह पूछा गया है। तो देखिए, दिशाएं हैं हमारी पूर्व, पहला इसको बोलते हैं प्राची। तो यहाँ का जो राज्य होता था, पूर्व दिशा के जो राज्य थे वो क्या कहलाते थे, साम्राज्य। और यहाँ का जो अधिकारी था उसकी उपाधि थी, मतलब राजा की, सम्राट। और ये यज्ञ कौन सा करता है, वाजपेयी यज्ञ। इन यज्ञों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि किस यज्ञ में क्या किया जाता है। अब हम चलते हैं पश्चिम दिशा में। तो जो पश्चिम के राज्य थे वो कहलाते थे स्वराज्य, और राजा की जो उपाधि थी वो थी स्वराट, और वो कौन सा यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ, जिससे आप सभी परिचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर। उत्तर में वैराज्य, और वहाँ का जो अधिकारी था वो क्या होता था, विराट, और पुरुष मेध यज्ञ किया जाता था। ठीक है। वैराज्य वैसे तो उस राज्य को कहते थे जहाँ कोई राजा नहीं होता है। अब चलते हैं दक्षिण। तो दक्षिण में जो दक्षिण के राज्य थे उनको क्या कहते थे, भोज या भोज्य। सम्राट उनका कौन था, भोज, और सर्वमेध यज्ञ वो करते थे। ठीक है। दक्षिण में भोज्य, भोज और सर्वमेध। फिर आता है मध्य प्रदेश, मतलब बीच का हिस्सा। तो उस राज्य को हम क्या बोलेंगे, राज्य बोलेंगे, और वहाँ का जो मेन व्यक्ति होगा वो राजा कहलाएगा, और वो यज्ञ कौन सा करेगा, राजसूय यज्ञ। तो आप इस टेबल को एक बार फिर अच्छे से देख लें और इन सबको अच्छे से याद करें। अब देखिए, पूर्व में सम्राट है, बिल्कुल आसान। अब देखो, पश्चिम में आधा से आ रहा है तो यहाँ पे भी आधा से है, तो आप इसको मिला के और स्वराज्य से क्या बन जाएगा, स्वराट मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से कोई ना कोई कनेक्शन करके अगर हम हिस्ट्री को याद करते हैं तो वो आसानी से याद भी हो जाती है और हमारे साथ लंबे समय तक बनी रहती है। अब आप विराट कोहली को जानते हो, तो विराट को उत्तर से आप जो है वो उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो। मध्य में आप राजा को बिठा सकते हो। ठीक है। जैसे कोई मीटिंग हो रही है तो राजा उसमें कहाँ बैठता है, बीच में, सेंटर में बैठेगा। हम इस तरह से इस चीज़ को बना सकते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल की शासन पद्धति। ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल की जो शासन पद्धति थी वो राजतंत्रात्मक थी, क्योंकि ऋग्वेद में राजन या राजन्य शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। यह स्पष्ट करता है कि उस समय आर्यों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। प्रत्येक जन अपने नेता के अधीन होता था और सामान्यतः वंशानुगत राज्याधिकार की परंपरा, अर्थात राजा की मृत्यु के बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था। इस तरह की जो व्यवस्था थी वो क्या कहलाती थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। अब हम देखेंगे
राजा के अधिकार और कर्तव्य वो सभी व्यवस्थाओं में हर देश काल में एक ही तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। राजा के लिए वही प्रजा का कल्याण करना, जन कल्याण करना, दूसरे राज्यों से युद्ध करना, संधियां करना, अधिकारियों की नियुक्ति करना, गुप्तचर बनाना, विद्वानों को संरक्षण देना, यज्ञ करना, ये सब हर देश काल परिस्थिति में राजाओं के यही काम होते थे। अब देखते हैं कि प्रमुख अधिकारी, ये इम्पोर्टेंट है ना, ये नेट के एग्ज़ाम से और आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, राजा के जो प्रमुख अधिकारी थे वो पुरोहित, इसका पद जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। वह राजमंत्री, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक एवं योद्धा भी होता था। फिर होता है सेनानी या सेनापति, ये राज्य की सेना का प्रधान सेनापति होता था। युद्ध में सैन्य संचालक इसी के द्वारा होता था और अपनी देख रेख में सेना को ये प्रशिक्षण देता था। फिर था ग्रामणी या गांव का मुखिया, ये गांव में राजा का प्रमुख सैनिक व असैनिक अधिकारी होता था। देखो अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सैनिक भी था और असैनिक अधिकारी होता था। गांव की जनता व राजा के बीच से संपर्क बनाए रखता था। इन 3 प्रमुख अधिकारियों के अलावा सूत, रथकार, कर्मकार आदि नामों से का भी उल्लेख मिलता है। साथ में पूरब, दुर्गपति, स्पष्ट, गुप्तचर, दूत आदि जो है प्रमुख व्यक्ति होते थे। अब देखते हैं, देखो कि शतपथ ब्राह्मण में 11 अधिकारी होते हैं और राजा समेत कितने होते हैं, 12। तो देखिए कौन कौन से बताए गए हैं इसमें। सेनानी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग ध्यान रखें इसका। सेनानी, पुरोहित, युवराज, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, फिर भागदूत यानी वित्त मंत्री, फिर है अक्षवाप, पासे के खेल में राजा का सहयोगी, पालागल, राजा का मित्र। ये देखो अब इसको बहुत अच्छे से याद करते हैं कि राजा का मित्र क्या है, पागल और स्वयं राजा। और एक होता था शता यानी रक्षक। तो ये प्रमुख जो है पदाधिकारी होते थे और ये पदाधिकारी क्या कहलाते थे, रत्नीन कहलाते थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि राजा के जो भी पदाधिकारी थे वो क्या कहलाते थे, रत्नीन कहलाते थे। नेक्स्ट देखते हैं अब सभा और समिति। ऋग्वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था में सभा व समिति को महत्वपूर्ण स्थान है। वे जो हैं प्रशासन का आवश्यक अंग मानी जाती थी और ये दोनों सभाएं ही राजा को प्रशासनिक सलाह देती थी। इन दोनों के अलावा विदत नामक एक संस्था भी होती थी। देखो सभा और समिति का तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो सभा में क्या होता था, वृद्ध व अभिजात मतलब अच्छे कुलीन व्यक्तियों के जो व्यक्ति जो थे वो इसका अंग होते थे, इसके हिस्सेदार होते थे। फिर समिति में सामान्य प्रजा होती थी और विदत में सैनिक लूट के समान का विभाजन करती थी। ये विदत जो होती थी वो क्या करती थी, सेना में जो भी सैनिक लूट के लाते थे उनको बांटती थी। इस प्रकार वैदिक काल में जो है इन दोनों का सभा और समिति का बहुत बोलबाला था। लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक में पहुंचते हैं, मतलब 1000 से 600 ईसा पूर्व जब हम पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे इन समितियों का महत्व जो है वो कम होने लग जाता है और राजा के अधिकारों में वृद्धि होने लग जाती है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखते हैं। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार आता है, तो आप इसका ध्यान रखें कि सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा, किसमें कहा गया है, अथर्ववेद में। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको कुछ पढ़ना है, जानना है, तो आप अपना पर्सनल कोई भी कमेंट कर सकते हैं। कोई भी मैटर की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।